प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ को पढ़ा है। आज हम लोग जो है नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे और नए टॉपिक की अच्छी सी शुरुआत करेंगे। इसके पहले आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत ना हो रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते भाई, सबको नमस्ते, सबको आशीर्वाद। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जैसे जो बच्चे कुछ समय के बाद आते हैं और फिर बोलते हैं कि सर छूट गया, तो सारी समस्याएं जो है जहाँ तक मेरी एंड से हो वो नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जीवनी, और उसके बाद पढ़ेंगे भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा कमेंट करने से कोई मतलब नहीं होता है, और ख़ास तौर से तब जब पढ़ाया जाता रहे तो कमेंट करने का कोई मतलब नहीं होता है। जब आपसे पूछा जाए अपनी बात को कहने के लिए, अपनी समस्या को कहने के लिए, तभी आप कमेंट करिए, तब ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट करना चाहते हो और उसका जवाब भी चाहते हो, तो फिर ये थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। कमेंट का जवाब दूंगा, लेकिन जब कमेंट जो है सही समय पर आए, जब मैं पूछता हूं तब आप कमेंट करिए, तो निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब मिलेगा। और पता चला मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं और आप कोई चीज पूछते जा रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ तो नहीं हो पाएगा ना बेटा, इसको भी समझना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से कह रहे हैं कि ये है, सबसे पहले जीवनी है जी सुंदर रेड्डी जी की। जीवनी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद भाषा और आधुनिकता के विषय में बात करेंगे। इनका जन्म जो है सन 1919 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था आंध्र प्रदेश, और आंध्र विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे यूनिवर्सिटी के। और उसके बाद इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी संस्कृत और तेलुगु से हुई थी। बचपन से ही संस्कृत और तेलुगु का इन्होंने जो है अध्ययन किया है। उसके बाद फिर क्या किया कि मृत्यु सन 2005 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु जो है 2005 ईस्वी में हुई। और रचनाएं हैं इनकी साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। उसके बाद है वैचारिकी, शोध और बोध। फिर है वेलुम दारुल तेलुगु, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये है इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। अब चलते हैं भाई आगे की तरफ। ये है कि कुछ इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपके सामने आ गई हैं। बस अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ये है कि जी सुंदर रेड्डी जी ने हिंदी साहित्य में
अभूतपूर्व योगदान दिया। जी सुंदर रेड्डी जी ने हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम साहित्य का सूक्ष्म विवेचन करके अपनी रुचि को साहित्य के प्रति प्रकट किया, अर्थात अनेक विषयों पर अनेक भाषाओं में अपनी रचनाएं रची और उन रचनाओं में सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को वर्णन विषय को स्वीकार किया। इनकी भाषा जो है परिमार्जित माने शुद्ध और सशक्त ना का इनका क्या है सशक्त शैली जो है विषय के अनुसार उपयोग में लाते हैं। जिस प्रकार से विषय का वर्णन करना होता है या जैसा विषय होता है उस प्रकार के शैली का इन्होंने क्या किया है भाई प्रयोग किया है, अर्थात विषय के अनुसार शैली का प्रयोग। जैसे विषय होते थे उसी प्रकार से इन्होंने शैली को प्रकट किया है, शैली को बताया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी की विशेषता ये है कि जब वो वीर रस का वर्णन करते हैं तो लगता है कि उनको वीर रस ही सबसे अभीष्ट है, सबसे अच्छा लगने वाला है। लेकिन जब वो श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो लगता है श्रृंगार रस ही सबसे अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार के विषय का वो वर्णन करते हैं उसी प्रकार की शैली का भी प्रयोग करते हैं। विषय के अनुसार शैली का प्रयोग करना। संस्कृत के साथ तत्सम उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। क्या करता है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक विषय पर, किसी एक भाषा पर ही इनका जो है क्या चला जाता है कि बिंदु निश्चित है, ऐसा नहीं है। इनका विषय जो है वो विराट है, व्यक्तित्व से परिपूर्ण है। इनकी शैली विभिन्न रूप में रचनाओं में देखने को मिलती है। शैली के इनके भी विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। विवेचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, प्रश्नात्मक शैली, आलोचनात्मक और कठिन से कठिन विषय को सरल और सुबोध तरीके से प्रकट करने में रेड्डी जी सिद्धहस्त हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब यह है कि चाहे जो भी विषय हो, लेकिन रेड्डी जी ने उसको बहुत ही सरलता और सहजता से प्रस्तुत किया है, बताया है और अपने विषय को समझाने का प्रयास किया है। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई उनका जो है हम लोग जो प्रश्न करेंगे जब पूरी बातें खत्म हो जाएंगी तभी हम बात करेंगे। लेकिन बच्चे हैं कहाँ मानने के लिए तैयार हैं, बच्चे हैं कहाँ मानने के लिए तैयार हैं। वो अपना काम पूरी तरह से कर लें तब फिर क्या रहेगा ना। ठीक है। सिद्धहस्त का मतलब होता है कि वर्णन करने में पारंगत हैं, कुशल हैं, किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं है।
ठीक है। मतलब अब चलते हैं आगे। अब आगे आ गया है, ये अगला पॉइंट है सिद्धस्थ का मतलब मैंने बता दिया है। अगला पॉइंट है कि भाषा और आधुनिकता, वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार प्रकट करने का बिंदु है। ये भाषा और आधुनिकता जो शीर्षक प्रस्तुत किया है, भाषा और आधुनिकता नाम का जो इन्होंने शीर्षक प्रस्तुत किया है, उस शीर्षक से माध्यम से, उस शीर्षक से के माध्यम से क्या किया है, भाषा के विषय में या भाषा में नवीनीकरण कैसे किया जा सकता है, नए विषय, नए वर्णन विषय कैसे जोड़े जा सकते हैं, कैसे स्थापित किए जा सकते हैं, इस विषय को क्या है, उस विषय को उन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। जिसके अनुसार नए शब्द, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, भाई किसी भी भाषा में शब्द होंगे, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, कहावतों का प्रयोग किया जाता है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, और इसी के माध्यम से हमारी भाषा क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। आधुनिक और नए प्रयोग करने पर बल दिया है और इन सब का प्रयोग भाषा में व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। जब नए नए शब्द का प्रयोग करेंगे, नए नए लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे, नए नए मुहावरों का प्रयोग करेंगे, तो आधुनिकता का आना, नवीनता का आना स्वाभाविक रूप से है, और वह नवीनता जो है आती हुई दिखाई देती है। ठीक है भाई। अगर अब इसमें से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी अगर कुछ पूछना है, सर संस्कृत भी पढ़ाएंगे बेटा, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस में अभी संस्कृत के पाठों में थोड़ा सा टाइम है। ऐसा कोई विषय नहीं निकलेगा, ऐसा कोई चीज आपकी छूटेगी नहीं जो आपके सिलेबस में हो और आपको न पढ़ाई जाए, और सीक्वेंस से, कायदे से, क्रमशः पढ़ाया जाएगा। लोकोक्तियां का मतलब होता है, लोकोक्तियों का मतलब होता है कि कुछ उक्तियां होती हैं, कुछ कथन होते हैं जो संसार में प्रसिद्ध होते हैं ना, तो उन लोकोक्तियों का एक विशेष अर्थ होता है। लोकोक्तियां अब ठीक है। अब चलते हैं भाई, हम लोग जो है भाषा और आधुनिकता पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा। जितने भी गद्यकार हैं ना, जितने भी गद्यकार हैं उनमें से इनका महत्व जो है बहुत क्या है, ये कवि नहीं है सबसे पहले, तो सबसे पहले बेटा ये गद्यकार हैं ना, सबसे पहले ये गद्यकार हैं, फिर आते हैं हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब चलते हैं, कह रहे हैं कि भाषा और आधुनिकता, कह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। रमणीयता का मतलब सुंदरता, रमणीयता का मतलब सुंदरता, आकर्षकता, और आकर्षकता का मतलब ऐसा बदलाव, ऐसा बदलाव, ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण क्रिएट करना, बताना, ऐसा वातावरण बनाना कि सबको रुचिकर लगे, सबको अच्छा लगे, सबको रुचिकर लगे, सबको अच्छा लगे। इसके लिए क्या करना है भाई, नई नई चीजों को, नई नई चीजों को क्या करना होगा,
स्वीकार करना होगा। नई नई विषयों को, नए नए विशेषताओं को हमें अपने साहित्य में जोड़ना होगा, तभी भाषा में आधुनिकता का संचार हो सकता है, या तभी भाषा में आधुनिकता का आगमन हो सकता है। इसी को दृष्टि में रखकर ही क्या किया है, ही माप ने कहा है, कह रहे हैं कि क्षणे क्षणे, हमको लगता है यहाँ के कुछ गलत छपा है, करें क्षणे क्षणे यावन नुपैत तदेवम रूमम रमणीयता। जो क्षण क्षण में नया, यहाँ पे हमको लगता है माघ ने कहा है, छपा होना चाहिए यहाँ पे माघ हो। माघ एक कवि हैं, रचनाकार हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि क्षणे क्षणे यावन उपैति तदेव रूपम रमणीयता। जो क्षण क्षण में नया भाव, नया रूप, नया सौंदर्य, नई भावनाओं की उत्पत्ति करे, नई भावनाओं की उत्पत्ति करे, नए सौंदर्य को उत्पन्न करे, वही क्या है भाई, वही जो है सुंदरता है, वही सुंदरता है, वही रमणीयता है। और नूतनता का मतलब बेटा नवीनता है, नूतनता का मतलब नवीनता है, नवीनता का मतलब नवनिर्माण है, नई विशेषताओं के आगमन से है। अभी क्या कह रहे हैं कि जब कोई चीज नई होती है, नई गाड़ी हो, नया शर्ट हो, नया मकान हो, तो क्या होता है, हमारा क्या है, जो हमारा आकर्षण है, जो हमारा लगाव है, वो क्या हो जाता है, उसके प्रति बढ़ जाता है। हमारा लगाव, हमारा आकर्षण उसके प्रति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और नूतनता का मतलब बेटा बता चुका हूं, नूतनता का मतलब नवीनता है, नूतनता का मतलब नवीनता है। अब आगे चलते हैं, अगले पेज पर आते हैं कि कहते हैं रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्यो आश्रित है। दोनों चीजें, दो चीजें ये बताया भाई कि रमणीयता, रमणीयता और नूतनता। रमणीयता का मतलब अच्छा लगने वाला, सुंदर लगने वाला, और नूतनता का मतलब नवीनता। नूतनता का मतलब क्या है, नवीनता। ये क्या है, ऐसी रमणीयता होनी चाहिए जो नई हो, ऐसा दृश्य, ऐसी विशेषता उत्पन्न होनी चाहिए जो नई हो, जो इसके पहले ना हो। और नूतनता और नवीनता ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पूरक हैं भाई। एक के अभाव में क्या किया, रमणीयता और नित्य नूतनता ये क्या है, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर टिके हुए हैं, एक दूसरे के आधार हैं। हाँ, कह रहे हैं एक दूसरे के क्या है, आधार हैं। अगर ऐसी नवीनता है जिसमें सुंदरता नहीं है, तो उस नवीनता का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और अगर ऐसा है कि रमणीयता है और नवीनता है, और नवीनता है, रमणीयता है, तभी कोई चीज क्या कर सकती है, हमें आनंदित कर सकती है, सुखदायक लग सकती है। अगर क्या है, ये दोनों भाव एक समान नहीं है, दोनों का मिश्रण नहीं है। अन्योश्रित का मतलब एक दूसरे पर अवलंबित, एक दूसरे पर अवलंबित, एक दूसरे पर क्या है भाई, अवलंबित हैं, माने टिके हुए हैं, एक दूसरे के सहारा हैं, एक दूसरे पर, एक दूसरे के अस्तित्व के कारण हैं,
एक दूसरे के अस्तित्व के कारण है। ऐसा कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि सिक्का ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें एक पार्ट हो और दूसरा पार्ट ना हो। तो आश्रित का मतलब यही है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। रमणीयता का मतलब सुंदरता, आकर्षकता, आकर्षकता दोनों चीजें होनी चाहिए। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। अगर कोई परिवर्तन किया है, अगर कोई परिवर्तन किया है और वह परिवर्तन हमारे लिए, समाज के लिए, साहित्य के लिए अच्छा नहीं है, सुखदायक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, तो ऐसी रमणीयता को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। कोई भी सर्जक है, सर्जक माने निर्माण करता, सर्जक माने निर्माण करता। जो निर्माण करता है बेटा, वो क्या करता है? अगर वो नई नई चीजों को, अगर नई नई चीजों को नई नई तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेगा, समाज के सामने प्रस्तुत करेगा, तब क्या होगा? साहित्य में प्रस्तुत करेगा, तो उसके प्रति आकर्षण होना, उसके प्रति जिज्ञासा होना, उसको जानने की मन में इच्छा होना स्वाभाविक रूप से देखी जा सकती है। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। क्या है? न उसे जनता स्वीकार कर सकती है, न उसे समाज स्वीकार कर सकता है। जो क्या हो कि मौलिक रूप से नवीनता से न भरी हो, मौलिक रूप से कल्याणकारक न हो, मौलिक रूप से क्या करना? मौलिक का मतलब मूल रूप से, प्रमुख रूप से, जो क्या है हमारे लिए, समाज के लिए कल्याणकारी ना हो, उसे हम क्या कर सकते हैं? स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी को कहीं पे कुछ भी पूछना है तो पूछिए भाई, जल्दी से पूछिए, जल्दी बताइए। बेटा पूछते समय मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीच में आप लोग बातें नहीं करेंगे। जहां पे भी प्रॉब्लम आती है उसको आप पूछिए तो उसका जवाब मिलेगा, ठीक है ना। और अगर बीच में अलूल जलूल की बात करेंगे, प्रमुख रूप से माने मुख्य रूप से ना, प्रमुख रूप से माने मुख्य रूप से। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? चलो भाई आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। क्या करना है? अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा भाई? पूर्व के जो विचारधारा है, जो सिद्धांत हैं, जो सामाजिक बंधन हैं, जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, उनको क्या करना होगा भाई? हमें दरकिनार करके, छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। क्यों?
क्योंकि सड़ी गई मान्यताओं से ऐसी मान्यता, ऐसी विचारधारा जो आधुनिक समाज में लिए, आधुनिक समाज के लिए, वर्तमान युग के लिए क्या है, आवश्यक नहीं है, उपयोगी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, उसे हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा, तोड़ना होगा, और उसे बिना छोड़े, बिना तोड़े हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो समाज के लिए उचित हो, जो समाज के लिए उचित हो, हितकारी हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो, ऐसी परंपराओं को, ऐसी परंपराओं को, ऐसी मान्यताओं को, ऐसे इतिहास को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। फिर क्या कह रहे हैं, परंपरागत लीक, लीक माने रास्ता, मार्ग, लीक माने रास्ता, मार्ग को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। क्या करना है, सड़ी गली का मतलब बेटा पुरानी नहीं, सड़ी गली का मतलब जो हमारे लिए अब उपयोगी नहीं है, हमारे लिए क्या है, उपयोगी नहीं है, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। बहुत सी चीजें पुरानी होती हैं लेकिन कल्याणकारी होती हैं, उपयोगी होती हैं, तो उनको यहाँ पे अलग करना है। जो आज के समाज के लिए, आधुनिक युग के लिए, आज के समाज के लिए, आधुनिक युग के लिए जो कल्याणकारी है उसको हमें क्या करना होगा भाई, अपनाना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। जो खराब है, दुर्गुण है, जिनका उपयोग आज के समाज में क्या होगा भाई, अब सारे नियम छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। नहीं भाई ये बात नहीं है। क्या कह रहे हैं, सारे नियम नहीं, जो गलत नियम है, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, उस नियम को छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। समझ रहे हैं ना भाई, बात समझ में आ रही है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। समूची युग चेतना का, संपूर्ण युग का, अभिव्यक्ति का मतलब अभिव्यक्त नहीं जानते, अभिव्यक्ति का अर्थ, अभिव्यक्ति माने प्रकट करना, प्रस्तुत करना, बोलना, बताना, समझाना, ये होता है अभिव्यक्ति। तो कह रहे हैं कि भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति माने संपूर्ण संसार के लोगों को, संपूर्ण संसार के लोग अपने क्या करते हैं, अपने शब्दों को, अपने हृदयस्थ भाव को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। किसके माध्यम से, क्या है, भाषा के माध्यम से। संपूर्ण संसार अपने हृदयस्थ भाव को, संपूर्ण संसार अपने हृदयस्थ भाव को क्या करता है भाई, भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है। भाषा के द्वारा क्या करता है, भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है। जो भी हमारे मन में विचार हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, किसके माध्यम से आपके पास भेज रहे हैं, भाषा के माध्यम से, शब्द के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है। कब अर्जित कर सकती है, माने हृदयस्थ भाव को, हाँ क्या करना है, हृदयस्थ भाव को, हृदयस्थ विचारों को किसके माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। बेटा मंटी भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप लोग कहो तो इस क्लास को हम ब्रेक कर दें, फिर मंटी के रूप में इसको कर दें। क्या चाहते हैं आप लोग बताइए तो ना। अगर मंटी करना है तो मंटी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आप क्या चाहते हो, क्या ये क्लास ब्रेक करके मंटी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए ना, पहले जो, अब फिर जैसा आप लोग चाहेंगे। बताइए कितने लोग चाहते हैं सशक्त मतलब मजबूत, कितने लोग चाहते हैं कि ये क्लास को एक आध दिन कम करके उसको मंटी के रूप में बदल दिया जाए।
जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए ना। कितने लोग चाहते हैं कि इस क्लास को मिंटी क्लास के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए? जल्दी से बताइए। जितने लोग चाहते हैं आज आप लोग बता दीजिए, फिर उसके बाद हाँ एक बच्चा आया यस वाला, भी 2 बच्चे आए, बाकी तो 9। हाँ पहले पढ़ेंगे, हम भी यही जानते हैं। सशक्त का अर्थ होता है मजबूत। ठीक है, हम भाई जितना जो बच्चे ज्यादा चाहेंगे उसी को करेंगे ना। पहले पढ़ना ही हमारे लिए उचित लगता है ना। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करना अच्छा लगेगा। पढ़े कुछ नहीं है तो बताएंगे क्या ना। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका मतलब जो मैं सोचता हूं वो सही सोच रहा हूं, आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे लीजिए। अगला हम लोग वाक्य लेते हैं। जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके, क्या कर सके भाई? कि सही मुहावरों को युगानुकूल, युगानुकूल का मतलब होता है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार, देश काल और किसके अनुसार भाई? परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यक है, जो आवश्यक है, जो परिस्थिति के लिए कल्याणकारी है, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कल्याणकारी है, वैसा ही हमें परिवर्तन करना होगा। वैसा ही परिवर्तन भाषा में और समाज में दिखाई देना चाहिए। जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसे परिवर्तन, ऐसे उपयोग से कोई मतलब नहीं है। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। भाषा का मतलब क्या है? सामाजिक भाव, अर्थात समाज के लोगों के मन में जो विचार है, जो विचारधाराएं हैं, जो सोच है, उसको क्या करना है? प्रकट करना। प्रकटीकरण माने प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब वाणी के रूप में प्रस्तुत करना। भाई हृदय के जो भाव हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उसको क्या है? क्या है? उसको अपने शब्दों के माध्यम से ही तो व्यक्त करेंगे। तो अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना है। और सुबोधता, सुबोधता का मतलब जिससे क्या हो, हम अच्छी प्रकार से समझ सकें। ऐसी भाषा बोली जाए जिसका आप अर्थ ही न समझ सकें। कभी कभी ऐसा होता है, पढ़ाते पढ़ाते एक आध शब्द मेरे ही मुंह से ऐसा निकल जाता है जिसका मीनिंग आप लोग फिर पूछने लगते हैं। क्यों पूछने लगते हैं? अगर सारे शब्द ही ऐसे निकलें कि जिसकी मीनिंग ही आपको न पता हो, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। एक आध शब्द निकलते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूछ भी लेते हो, मैं बता भी देता हूं, और आपको नए शब्द का ज्ञान भी होता है। तो नए शब्द का ज्ञान कराने के लिए भी हमें पुराने शब्दों से जोड़ करके आगे बढ़ना होगा। और अगर हम ऐसा करें कि ऐसे ही शब्द का ही प्रयोग करें जो आप बिल्कुल से जानते ही ना हो, जो आप बिल्कुल से जानते ही ना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो कौन क्लास करेगा, कौन पढ़ेगा? आप कहोगे कि ऐसा पढ़ाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, एक को शब्द समझ में नहीं आता है। तो क्या करना होगा? हमें आपको पुराने ज्ञान से जोड़कर आगे बढ़ाने की
क्या हो गया, प्रयास करना होगा। उद्दिष्ट का मतलब होता है उद्देश्य करके, उद्देश्य माने लक्ष्य, लक्ष्य माने उद्देश्य, समझ रहे हैं ना। अब समझ में आ गया कि इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। कह रहे हैं यही इसकी आवश्यकता है और इसी के विषय में सोचना चाहिए। करें इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना से प्राप्त दृष्टव्य। क्या कहते हैं कि जैसा समाज होगा, हाँ, जैसा समाज हो, उद्दिष्ट माने भाई क्या कहते हैं, उद्देश्य। अब उसमें क्या लगा है, ता लगा है, भाव की बात है। उद्दिष्ट में ता नहीं लगा है, वही चीज है, दोनों अंतर नहीं है। उद्दिष्टता माने भाववाचक संज्ञा हो जाती है। और क्या है, सुबोधता का मतलब जिसको हम अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें, उसको सुबोध कहते हैं। और उसमें भी ता लगा हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, सुबोधता का मतलब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो करें आगे कि उसकी सार्थकता समसामयिक चेतना के लिए उसकी जो उपयोगिता है बेटा, उपयोगिता का मतलब क्या होता है, उसका जो महत्व है, जो हमारे लिए समझ में आने वाली है, उसकी सार्थकता, वह सार्थक है माने अर्थपूर्ण है। और समसामयिक माने युग के अनुसार, समय के अनुसार, युग के अनुसार, समय के अनुसार क्या है, कल्याणकारी है। सामाजिक चेतना में प्राप्त माने समाज में उसको क्या है, गतिशीलता मिली हुई है, समाज में उसकी गतिशीलता मिली हुई है। वो क्या है, दृष्टव्य माने देखने योग्य है। दृष्टव्य माने समसामयिक का मतलब नहीं बताया, समसामयिक माने वर्तमान समय में चलने वाली या समय के अनुसार चलने वाली कह दीजिए, कि अनेक प्रकार की संलिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों को, हाँ, और दुरूहता का मतलब, दुरूहता माने कठिनाइयां और संलिष्टताओं माने मिले हुए, समाज की तरह जैसे मिले रहते हैं, का परिहार माने उनकी समस्या को दूर करना, उनकी समस्या को दूर करना ही क्या है, में क्या है, उनकी संलिष्टता को समझना, उनकी कठिनाई को समझना, उनको दूर करने का प्रयास करना, यही उसकी विशेषता है। समसामयिक का मतलब बता चुका बेटा, जो समय के अनुसार उचित हो, जो समय के अनुसार स्वीकारणीय हो, ठीक है। और कहीं पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, अगर किसी को कहीं पे कुछ भी पूछना है तो बताइए, जो ये बताया गया है। सार्थकता माने अर्थपूर्ण या अर्थयुक्त, ठीक है। और बताइए, और किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, जल्दी बताइए। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। दुरूहता का मतलब होता है कठिनता, दुरूहता का मतलब होता है कठिनता, ठीक है। दुरूहता का मतलब होता है कठिनता। अब आ गए हम लोग फिर नई स्लाइड पे आ गए हैं।
ले लो भाई स्क्रीनशॉट में, क्या लेना है चलिए जल्दी ले लीजिए। कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात है। चलिए अब फिर हम लोग चलते हैं आगे कि कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रयोग होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब नए लोगों के संपर्क में आएंगे, नई संस्कृति के संपर्क में आएंगे, तो नई नई चीजों का, नए नए रहन सहन का, नई नई भाषा का, बोली का क्या हो जाएगा, हमारे अंदर जो है समावेश होगा। कहते हैं ना कि जैसे आपका मित्र होगा वैसे उसी प्रकार के गुण आपके अंदर भी विकसित होंगे, उत्पन्न होंगे। और जब विकसित होंगे, उत्पन्न होंगे तो क्या हो जाएगा, आप में भी परिवर्तन होगा। अर्थात यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस भाषा का किसी भी भाषा में विलय होगा, मिलन होगा, शब्दों का आगमन होगा, जिस प्रकार से शब्दों का आगमन होगा भाषा में, उसी प्रकार के शब्दों, उसी प्रकार के अर्थों, उसी प्रकार के विशेषताओं को भी देखा जाएगा, अनुभव किया जाएगा। अगर जातियां आएंगी तो जातियों का जो आचरण है, जो कार्य है, जो भाषा है, जो बोली है, जो रीति है, जो परंपराएं हैं, उनका भी आगमन होगा। कह रहे हैं इनके आगमन से नए शब्दों का प्रकट होना स्वाभाविक है। और कह रहे हैं इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। करें जब नए लोग आएंगे, हमारे संपर्क में आएंगे, तो नए भाषा आएंगे। संसर्ग का मतलब संपर्क, साथ में रहना, ठीक है ना। कह रहे हैं जैसे आपके मित्र होंगे, जैसे आपके दूसरे देश के भाषा भाषी होंगे, उनके द्वारा उच्चरित शब्द, उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द क्या होंगे, जब वो बोलेंगे तो हम भी उसके प्रत्युत्तर में कुछ बोलेंगे, या भाषा में बोलेंगे, या लिपि में लिखेंगे, साहित्य में लिखेंगे, या तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे अंग्रेजी में कोई शब्द होता है, उसकी हिंदी हम लिखते हैं समझने के लिए, लेकिन कोई ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी हिंदी इतनी कठिन होती है कि उसको हम अंग्रेजी में ही प्रयोग करने लगते हैं। जैसे ट्रेन, जैसे रेल, रेल हिंदी में रेल कहते हैं, ट्रेन हिंदी में भी कहते हैं और अंग्रेजी में भी कहते हैं, है तो अंग्रेजी का शब्द, लेकिन वो इतना फेमस हुआ, इतना सहज हुआ, इतना सरल हुआ कि हिंदी के लिए उतना बड़ा शब्द कि लौह पथ गामिनी कहना कितना कठिन है, तो लोग ट्रेन ही कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जो शब्द हमारे लिए उपयोगी है, जो भाषा में आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वैसे ही शब्दों को हमने अपनी भाषा में स्वीकार किया है। यही भाषा का आधुनिकीकरण है। हाँ? भाषा भाषी का मतलब भाषा को बोलने वाला होता है। वेरी गुड, यही सही है। तो कह रहे हैं किसी भी भाषा भाषी को, कोई भी भाषा बोलता हो, भाषा मतलब अब कोई हिंदी भाषा थोड़ी है, भाषा तो संसार में बहुत सी हैं, और भाषी माने बोलने वाले पर। तो भाषा भाषी माने भाषा के बोलने वाले पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप कह दें
कि भाई नए नए शब्दों का आविष्कार होगा, नए नए शब्दों का प्रयोग होगा, अब उसके लिए हम हिंदी के शब्द नए नए ढूंढें। अगर इस प्रकार से होगा तो कोई भी नए शब्द का जब आविष्कार होगा तो हर देश में उसका नाम अलग अलग होगा। अभी जैसे मान लीजिए कि वैक्सीन ही निकली अभी कोरोना वाली, आप कह दो यहाँ पे भारत में उसका नाम दूसरा होगा, अमेरिका में दूसरा होगा, जापान में दूसरा होगा, रूस में तीसरा होगा, तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो भी उसका नाम है उस नाम को, चाहे वो किसी भी देश की भाषा का उसमें झलक हो, लेकिन उसको हमें उसी रूप से स्वीकार करना होगा। ठीक है भाई, चलिए आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जहां भी प्रॉब्लम हो बताइए। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।